ना बेटियों को घूमने देते, ना अपनी पत्नियों को घूमने देते। उनको लगता है कि हाथ से निकल जाएंगी। वो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में हरियाणा की सड़कें औरतों के लिए सबसे असुरक्षित। लड़कियों को, महिलाओं को बराबर का इंसान मानने के लिए भी शायद मानसिक रूप से तैयार नहीं है। असुरक्षा की भावना तो बहुत ही ज्यादा है। रेवाड़ी के जैन पब्लिक स्कूल की ओर से रविवार को सफाई कर्मचारी व अन्य सपोर्टिंग स्टाफ को समर्पित उड़ान एक नई सोच बेहद खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मकसद था आखिरी पायदान में खड़े कर्मचारियों को बराबरी का एहसास महसूस कराना। कार्यक्रम में डीसी अशोक कुमार गर्ग जहां मुख्य अतिथि व उनकी पत्नी श्रीमती रजनी गर्ग बतौर विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। इस दौरान डीसी अशोक कुमार गर्ग ने कहा कि आने वाला समय महिलाओं का होगा। महिलाओं को देवी व महान कहने की बजाय बराबरी का अधिकार देने की जरूरत है। अब कमजोर समझने वाली मानसिकता को बदलना होगा। इस दौरान उन्होंने केरल का भी उदाहरण दिया। अब आपको दिखाते हैं कि जैन स्कूल पहुंचे डीसी अशोक कुमार गर्ग ने महिला सशक्तिकरण को लेकर क्या कहा। ना बेटियों को घूमने देते, ना अपनी पत्नियों को घूमने देते। उनको लगता है कि हाथ से निकल जाएंगी। खुद नहीं निकलते हाथ से, लेकिन और ये नहीं सोचते आदमी कि जब हम घूम रहे हैं तो हमारी महिलाओं को नहीं लगता कि हाथ से निकल जाएंगे। तो इसी तरह से वो महिला बोली कि मैं जो है स्टेज पे परफॉर्म करना चाहती थी। मैंने एक हफ्ता रिहर्सल भी की, डांस की और दूसरे प्रोग्राम्स की, लेकिन मेरे पति को, मैं अपनी भाषा में कह रहा हूँ, उसको डर हो गया कि ये हाथ से निकल जाएगी और उसने मुझे रोक दिया और उसने मुझे परफॉर्म नहीं करने दिया। तो आज मैं माइक पे, मंच के माध्यम से अपने पति को यहाँ बुलाना चाहती हूँ स्टेज पे, और वो आके बताएं कि क्या मुझे वो सारी जिंदगी ऐसे ही रोकते रहेंगे, क्या मुझे वो अपनी जिंदगी को एंजॉय नहीं करने देंगे। तो ये सुन के एक बार तो सभी लोग बिल्कुल चुप हो गए और मैं भी घबरा गया था, क्योंकि मुझे लगा कि बहुत बहुत बड़ी बहादुरी का काम है। और मुझे लगा कि इस महिला ने जोश में आके तो बोल दिया, लेकिन अभी मुझे नहीं पता आप में से कितनी महिलाएं ये हिम्मत कर सकती होंगी। उसका पति स्टेज पे आया, क्योंकि मैं घबरा गया था। मैंने 2-3 मिनट उसकी काउंसलिंग की और इस तरह से जितना पढ़ेंगे, जितना ये शर्म छोड़ेंगे, पर्दा छोड़ेंगे, आपका परिवार आगे बढ़ेगा। मैं अपने मन में खुश हूं कि शायद मेरी काउंसलिंग का उस पर कुछ असर हुआ। और उसने स्टेज पे कहा कि मुझसे गलती होगी, आज के बाद मैं अपनी पत्नी को इस तरह के किसी भी प्रोग्राम में जाने से नहीं रोकूंगा और आगे बढ़ाऊंगा परिवार को शिक्षा के माध्यम से। तो उससे मुझे यह एहसास हुआ कि जो हमारा मेहनत का तबका है, इसकी औरतें कितनी बहादुर होती। मैं बात दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि मिडिल क्लास में से कोई महिला इतनी हिम्मत कर लेगी, मुझे विश्वास नहीं होता। इससे पहले 1-2 अनुभव मेरे हिसार के हैं। हिसार में मेरी नगर निगम में बतौर कमिश्नर पोस्टिंग थी, तो वहाँ पे नगर निगम का या नगर परिषद का ज़्यादा काम तो सफाई का ही होता है। तो सफाई कर्मचारियों के साथ रेगुलर बातचीत होती थी। तो मैं ऐसे ही 25-30 जो महिला सफाई कर्मचारी हैं उनके साथ हम बैठे थे। कई बार मैं बैठ जाता था और फुर्सत में उनसे बात करते थे। तो एक दिन मैंने उनके सामने एक सवाल रखा कि भगवान तुम्हें नए सिरे से ऑप्शन दे एक जन्म लेने की,
और तुमसे पूछे कि या तो तुम्हें किसी अच्छी जाति में, अमीर घर में लड़की के रूप में जन्म मिलेगा, और या फिर तुम्हें गरीब घर में नीचे की जाति में लड़के के रूप में जन्म मिलेगा, तो क्या इस रूप में जन्म लेना चाहूंगी? और दोनों ने जवाब दिया, सभी ने लगभग यूनानिमस, सर्वसम्मति से, कि जी हम तो लड़का बनना चाहेंगी, चाहे गरीब घर हो, चाहे कितनी भी निचली जाति। मुझे बहुत अजीब सा लगा। मैंने कहा कि ऐसा क्यों, इतना तुम्हें पैसे वाले घर में पैदा कर रहे हैं, छुआछूत से छुटकारा मिलेगा। तो इतने अत्याचार होते हैं जो हम कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन बहादुरी भी उसी अत्याचार की तुलना में, उसी प्रोपोर्शन में ज्यादा हो जाती है। एक महिला ने लिखा था, उसके बाद उससे बात भी हुई, वो कहती जी मेरी शादी हुई, शादी के बाद पति शराबी थे और उन्होंने पीटना शुरू कर दिया शराब पी के। मुझे अच्छी तरह पीटते, मैं मार खा के अपने मायके में आ जाती, ये सोच के कि अब दोबारा नहीं जाऊंगी, लेकिन वो लेने दोबारा आ जाता हफ्ता 10 दिन में। मैं फिर चली जाती और फिर पिटाई होती, फिर आ जाती। जगह कोई थी नहीं मायके में भी, ये लगता था कि बोझ है। तो ऐसी जिंदगी चल रही थी। एक बार ऐसे ही मायके में आई हुई थी मारपीट खा के, तो किसी जानकार से नगर निगम में नौकरी मिल गई, सफाई कर्मचारी की। नौकरी मिलते ही पति को पता चल गया कि वो तो नौकरी लग गई। अगले दिन फिर वो आ गया लेने के लिए, लेकिन इस बार मैंने फैसला कर लिया था कि अब मेरी नौकरी लग गई, अपने पैरों पे खड़ी होगी, अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। तो उसने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी। मायके वालों ने भी कहा कि चली जा, कब तक बैठी रहेगी? बोली नहीं, मैं वहां तो मेरी जिंदगी नरक है, मैं नहीं जाऊंगी। उसके बाद पंचायत हुई। हमारे यहाँ पता नहीं किस तरह की पंचायत है कि पंचायतों में आदमी होते हैं, औरतें होती नहीं। औरत की जिंदगी का फैसला करना हो तो भी आदमी होते हैं। दोनों तरफ के आदमी थे, उन्होंने भी कहा कि जाना चाहिए, ससुराल में कैसे रहेगी। उसने पंचायत वालों को भी गाली गुली देके भगा दी। पति तब भी नहीं माना, जबरदस्ती करने लगा। तो उसने लिखा कि मैंने चप्पल उठाई और चप्पल मारनी शुरू कर दी उसने। और चप्पल मारती मारती उसको 1 किलोमीटर दूर तक भगा के ले गई, और उसके बाद वो फिर मुड़ के नहीं आया कभी। तो पढ़ने के बाद मैं उसको कह रहा था कि तूने इतनी बड़ी घटना लिखी है, तेरा नाम बदल दे हम किताब में, कई किताब में तेरा नाम लिखेंगे तो बदनामी हो जाएगी। तो उसका जवाब बहुत अच्छा था, वो बोली जी बदनामी थोड़ी होगी, मेरी तो बहादुरी होगी। तो नाम तो लिखो, मेरी फोटो भी छाप दो साथ में। और उसने कहा कि मैं तो उन सारी महिलाओं के लिए जो है ना प्रेरणा बनना चाहती हूँ जिनके पति उनको पीटते हैं, कि इस तरह से बनो, और किसी को मिलना हो तो मुझे मिलने आके। तो इसने मेरा खुल के नाम छापो और मेरी फोटो भी, जहाँ पे मेरी कहानी लिखोगे वहाँ फोटो भी छापो। मुझे किसी से कोई डर नहीं है, ना मैंने कुछ गलत काम किया। तो महिलाएं जब ज्यादा दुखी हो जाती हैं तो हिम्मत भी बहुत आ जाती है। भारत की नारी को वैसे ही महान कहते हैं, मुझे लगता है ये एक मुहावरा है। आप लोगों को लगता है आप बहुत पूज्य हो, महान हो, देवी हो? सोच के देखो। पिछले दिनों स्टडीज आई थी, पूरी दुनिया के का सर्वेक्षण किया था कुछ लोगों ने।
और उसमें निकल के आया कि हिंदुस्तान की सड़कें औरतों के लिए सबसे ज्यादा असुरक्षित है। हमारे देश में औरतों के साथ सबसे ज्यादा छेड़छाड़ होती है। और हमारे देश के जो सर्वेक्षण हैं वो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में हरियाणा की सड़कें औरतों के लिए सबसे असुरक्षित। आप लोग भी अलग अलग राज्य में, अलग अलग देश में घूमे होंगे। हरियाणा औरतों के हिसाब से बहुत खराब प्रदेश है। मेरी पिछले दिनों इलेक्शन में ड्यूटी थी केरल में, ऑब्जर्वर की ड्यूटी लगती है, मेरे को 25 दिन वहां रहना होता है। तो वहां मैंने देखा कि जो इलेक्शन का स्टाफ था वो 75% औरतें थी, केवल 25% ही आदमी थे उसमें। तो जो लाइजन ऑफिसर साथ में देते हैं, मैंने उससे पूछा कि इतनी ज्यादा औरतों की ड्यूटी क्यों लगा रखी है, हम तो लगाते ही नहीं। बोले हमारे तो नौकरी में औरतें ही ज्यादा हैं। जो टोटल कर्मचारियों की संख्या है सरकारी, उसमें 75% औरतें हैं। और ऑब्जर्वर के पास ज्यादा काम नहीं होता, इधर उधर घूमने का ही टाइम पास करना होता है। मैंने कहा कि चलो पटवारी को बुला लो, इनका लैंड रेवेन्यू का सिस्टम देखेंगे। अगले दिन सवेरे महिला आई कमरे में, हाँ जी आप बोली जी मैं पटवारी हूँ। मैं तो हरियाणा से गया था। मैंने लाइजन अफसर को कहा, उसको तो कुछ नहीं कहा कि यार किसी आदमी को बुला लेना। लाइजन अफसर ने उसको कह दिया महिला को, वो महिला आगे मेरे से लड़ने लगी। बोली जी यहाँ तो 90% पटवारी औरतें हैं, और आप बताओ काम क्या है, मैं ना करूं तो फिर आप दूसरे को बुलाना है, तो आप मेरी बेइज्जती कर रहे हो जी, मुझे आप ऐसे कैसे रिजेक्ट कर सकते हो। मैंने कहा चलो फिर गांव दिखाओ, आपका दफ्तर दिखाओ। बोली ठीक है जी। उसने स्कूटी ली हुई, उस स्कूटी पे आगे आगे हम पीछे पीछे, और पूरा उसने दफ्तर दिखाया, सारा कुछ किया। लोग दफ्तर में गए तो कुछ लोग वेट कर रहे थे, क्योंकि वो इधर आ गई थी, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे आ गई थी। बड़े आराम से शांति से उसने काम किया सबका। फिर मैंने कहा ग्राम सचिव को बुला लो, ग्राम सचिव भी महिला। मतलब हम यहाँ कल्पना नहीं कर सकते कि यहाँ हमारे यहाँ ग्राम सचिव और पटवारी महिलाएं भी हो सकती हैं। फिर इलेक्शन से पहले दिन पोलिंग पार्टी जब पहुंच जाती हैं, तो मैं शाम को बूथ पे चला गया गांव में। हमारे यहाँ नहीं होता ऐसा। तो वहां पे जितनी रैलियां और जलसे होते थे, 50-60% से ज्यादा महिलाएं होती थी। कोई रैली हो रही है, बड़े डिसिप्लिन में 2-2 की लाइन में वो जाएंगे, और महिलाएं आगे होंगी, आदमी पीछे होंगे। इलेक्शन में जो एजेंट बने थे, जो बूथ के अंदर एजेंट बनते हैं हर कैंडिडेट की तरफ से, वो भी लगभग सारी महिलाएं थी। और जो बाहर टेंट लगाते हैं कैंडिडेट बूथ के बाहर, उनमें भी 70-80% महिलाएं थी। ऐसा लगता था कि जैसे इलेक्शन ही महिला, मतलब महिला समिति का इलेक्शन हो रहा था। तो इतना फर्क है कल्चर में, साउथ में और हरियाणा में। हम कहने को देवी कहते हैं, लेकिन अभी कम से कम
जो हरियाणा जैसे राज्य हैं उनमें हम लड़कियों को, महिलाओं को बराबर का इंसान मानने के लिए भी शायद मानसिक रूप से तैयार नहीं है। असुरक्षा की भावना तो बहुत ही ज़्यादा है। शायद इसीलिए महिला दिवस मनाया जाता है। क्या महिला दिवस के उपलक्ष्य में जैन पब्लिक स्कूल में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इस कार्यक्रम की खास बात ये थी, महिला दिवस वैसे तो बराबरी के लिए मनाया जाता है कि आदमी और औरत बराबर है, इस विचार को आगे बढ़ाने के लिए। तो इस बराबरी के विचार को एक कदम आगे बढ़ के जैन पब्लिक स्कूल ने मनाया है कि आदमी और औरत तो बराबर हैं ही, लेकिन जो लोग मेहनतकश लोग हैं, जो नीचे ग्राउंड पे काम करते हैं वो लोग, और जो ऊपर काम करते हैं, दिमाग से काम करते हैं, वो लोग भी बराबर हैं। तो इन्होंने जो क्लास 4 स्टाफ है, जिसको सपोर्टिंग स्टाफ कहते हैं, उनको समर्पित ये महिला दिवस किया था। और इसकी खास बात ये थी कि स्टेज पे जितनी भी परफॉर्मेंस थी वो सपोर्टिंग स्टाफ के द्वारा की गई थी। मुझे लगता है कि ये एक ऐतिहासिक काम जैन पब्लिक स्कूल ने किया है और इससे पूरे रेवाड़ी में और समाज में मैसेज जाएगा कि हमें महिलाओं को तो बराबर समझना ही चाहिए और समाज में कोई भी काम छोटा नहीं समझना चाहिए। हर काम का अपना महत्व है और वो हर काम समाज के लोगों को सुविधाजनक ज़िंदगी देने के लिए किया जाता है। तो हर काम को हम इम्पोर्टेंट समझें और वो काम करने वालों को नीचा ना समझें और महिलाओं को बराबरी का दर्जा। तो आपकी अच्छी, पहले कल भी एक प्रोग्राम सफाई कर्मचारी होता, उसमें उत्साह भी था। तो क्या इस तरह का प्रोग्राम पूरा हरियाणा में नहीं होने चाहिए सर? तो मेरी तो इच्छा है कि ये पूरे हरियाणा में नहीं, पूरी दुनिया में होने चाहिए। तो ये प्रोग्राम यहीं तक जाइए, आगे भी हर साल इस तरह के प्रोग्राम होंगे? मेरी इच्छा है कि जैन पब्लिक स्कूल ये कमिटमेंट करे, प्रस्ताव पास करे कि महिला दिवस हम हर साल इसी तरह से मनाएंगे। तो ये जैन पब्लिक स्कूल भी या प्रशासन का भी जैसे सफाई कर्मचारियों की इस तरह मेरी तो ये बिल्कुल इच्छा है कि ये पूरे हरियाणा में इसी तरह से मनना चाहिए और सफाई कर्मचारियों को, खासतौर से महिला सफाई कर्मचारियों को, जो समाज का सबसे दबा कुचला तबका है और समाज का सबसे ज़रूरी काम करता है, उनका जो हक समाज ने उनको नहीं दिया है उनको मिलना चाहिए। नाम आपका? मेरा नाम हितेश कुमार है। आज जो जैन स्कूल प्रोग्राम चल रहा है, क्या पूरा प्रोग्राम है? ये प्रोग्राम डीसी साहब ने और हमारी मैनेजमेंट कमेटी ने आयोजित किया है और ये पहली बार हुआ है। इसको क्या है ये पूरा प्रोग्राम, किस तरह के? ये हमारे जैसे जो स्पोर्टिंग स्टाफ के कर्मचारी, उनको ऊपर उठाने के लिए, ग्रुप और को उनको स्टेज पे उनकी कला को दिखाने के लिए है। तो क्या कहेंगे मतलब ये पहली बार प्रोग्राम हो रहा है, किस तरह का? क्या ये प्रोग्राम पहली बार हो रहा, हम तो कहते हैं भविष्य में होते रहनी चाहिए प्रोग्राम। आपने भी ये कला है, किस तरह के आपने निभाया है? आपकी कला का किस तरह का किरदार निभाया आपने? हमने एक माइन का रोल किया है और मैंने उसमें एक मुसलमान का रोल किया और हमने सबने मिलकर एक भाईचारे की मिसाल पेश की है उसमें। वैसे भी एक देश में भी इस तरह के हिंदू मुस्लिम में करके बांटा जा रहा है, आप किस तरह की मतलब सूचना दी है, वो दिया है? हमने ये मैसेज दिया है कि भारतवर्ष में हम सब एक है, जाति धर्म पे हमें कोई वो नहीं करना चाहिए, हम सब आपस में भाई है और हमें मिलकर ही रहना चाहिए। मेरा नाम मुकेश कुमार है। आज आपने ये प्रोग्राम हो रहा है, क्या कौन से किरदार निभा रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैंने माइन में पंडित जी का रोल किरदार निभाया है और इसके बारे में ये कहेंगे कि हमें जाति धर्म के ऊपर लड़ना नहीं चाहिए और सब एक हैं और मिल के रहना चाहिए और आगे से ये प्रोग्राम होना चाहिए। इससे 4th क्लास की वो जैसे भी 4th क्लास से पहली बार प्रोग्राम इस तरह से कराया जा रहा है स्कूलों में प्रशासन, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? इसके बारे में हम कहेंगे कि इस तरह के प्रोग्राम करवाते रहना चाहिए ताकि 4th क्लास की कला का प्रदर्शन, मतलब कला के बारे में पता भी चलता रहे और वो भी होता रहे।